गतिविधियाँ बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। अब देर वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कविता को लेकर के आपके बीच आएंगे। मैं आपके सामने इस बीच में जब तक वो थोड़ी राहत महसूस करें, मैं उनकी कविता सफ़ेद रात उसका मैं पाठ करना चाहूँगा। दुनिया रोज बनती है कि उनका एकमात्र काव्य संग्रह है, इसी से देश भर में वे जाने गए और पढ़े गए। कई सारे रिसर्च उन पर हुए हैं, शोध कार्य हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। सफ़ेद रात कविता थोड़ी लंबी कविता है। आप इन कविता से जब गुजरेंगे तब आप इस कविता को बखूबी समझ पाएंगे और समझ पाएंगे कि विभाजन की त्रासदी को विभाजन के समय जो कवि लिख रहे थे उन लोगों ने किस तरह से दर्ज किया और उसके बाद के कवि किस तरह से विभाजन की त्रासदी, विस्थापन की त्रासदी को अपनी कविता में दर्ज कर रहे हैं। उस त्रासदी को आलोक झुमरा में दर्ज है। सफ़ेद रात। पुरानी शहर की छत पर पूरे चांद की रात याद आ रही है, वर्षों पहले की जंगल की रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को और 12 सिंह पीछे छूट गए 12 सिंहों को। निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में उछल होती। क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खड़े महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली करी घास, देर तक को धूली ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे। पूरे चांद की शहरी रात में किस लिए याद आ रही है जंगल की रात? छत से झांकता हूं नीचे, आधी रात बिखर रही है। दूर तक चांद की रोशनी सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ, खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, और खुली छतें बुलाती रही रात होते ही कहीं भी रहूं। क्या है चांद के उजाले में? इस बिखरती हुई आधी रात में एक असहायता जो मुझे कुचलती है और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। न पुरखे साथ आए, न गांव, न जंगल, न जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना। एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे सफर में शामिल कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी। सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते। लखनऊ में बहुत कम बच रहा लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद, कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़। अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह के सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बंबई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। बहस नहीं चल पाती, हत्याएं होती हैं, फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। क्या है इस पूरे रात के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक लचती? क्या लाहौर बच रहा है? क्या वह
क्या क्या लाहौर बच रहा है? वो आप किस मुल्क में? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बच पाया? जैसे कछूती आज की शाम की सफेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई। कहाँ है वह हरे आसमान वाला वह बगदाद? ढूंढो उसे, अब वह अरब में कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते, वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊंट का चलता है, धूल और गुबार से अंतरिक्ष की तरफ खेलता हुआ। क्या वे ऊंट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बंद, एक गली जो ऊंची दीवारों के साये में सर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखी। अब उसे याद करोगे तो वह याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल। जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय, तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते, धीरे धीरे उजड़ते, रोज मरते हुए लाहौर की तरफ, बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरफ। यदि आलोक धनवा इजाजत दें तो वो खुद आए और अपनी कविताओं का, पसंद की कविताओं का पाठ करें। छोटी एक इनकी कविता है जिलाधीश है, इसे थोड़ा सुने। शीर्षक है जिलाधीश। तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक पिछड़े हुए वक्ता हो, तुम एक ऐसे विरोध की भाषा में बोलते हो जैसे राजाओं का विरोध कर रहे हो। एक ऐसे समय की भाषा जब संसद का जन्म नहीं हुआ था। तुम क्या सोचते? संसद ने विरोध की भाषा और सामग्री को वैसा ही रहने दिया जैसी वह राजाओं के जमाने में थी। यह जो आदमी मेज की दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें, कितने करीब से और ध्यान से, वह राजा नहीं है, न्यायाधीश है, जिलाधीश है। यह जो आदमी मेज की दूसरी ओर सुन रहा है तुम्हें कितने करीब से और ध्यान से, वह राजा नहीं है, जिलाधीश है। यह जिलाधीश है जो राजाओं से आमतौर पर बहुत ज्यादा शिक्षित है, राजाओं से ज्यादा तत्पर और संलग्न। यह दूध किसी किले में ऐश्वर्य की निर्जनता में नहीं, हमारी गलियों में पैदा हुआ एक लड़का है। यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला है। यह जानता है हमारे साहस और लालच को। राजाओं से बहुत ज्यादा धैर्य चिंता है, धैर्य और चिंता है इनके पास। कवि कह रहे हैं कि यह जो जिलाधीश है, यह हमारी असफलताओं और गलतियों के बीच पला। यह जानता है हमारे साहस और लालच को। राजाओं से बहुत ज्यादा धैर्य और चिंता है इसके पास। यह ज्यादा भ्रम पैदा कर सकता है, यह ज्यादा भ्रम पैदा कर सकता है, यह ज्यादा
अच्छी तरह हमें आजादी से दूर रख सकता है। कड़ी कड़ी निगरानी चाहिए सरकार के इस बेहतरीन दिमाग पर। कभी कभी तो इससे सीखना भी पड़ सकता है। तो मैं आलोक धनवा सर को आमंत्रित करता हूं कि अपनी पसंद की कुछ कविताएं सुनाएं, कविताओं का पाठ करें।